नामांकन के अंतिम दिन सबसे पहले सुभाष चंद्रा और बीजेपी के घनश्याम तिवारी ने नामांकन भरा। घनश्याम तिवारी ने बीजेपी और सुभाष चंद्रा ने बीजेपी समर्थक निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा और बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम तिवारी ने जीत का दावा किया। सुभाष चंद्रा ने कहा कि मैंने चुनाव लड़ने से पहले निर्दलीयों से बात की है। पहले बीजेपी के आलाकमान से इजाजत ली, फिर निर्दलीयों से बातचीत करके ही चुनाव मैदान में उतरा हूं। मैं बाहरी नहीं, राजस्थान का जाया जन्मा हूं। वहीं तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, हम सभी साथ हैं। और हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व से यहाँ पार्टी के सभी नेताओं से सलाह मशवरा करके पार्टी के प्रथम वरीयता के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर श्री घनश्याम तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है और उनका नामांकन विधिवत रूप से 2 सेट में आज दाखिल किया है। हमारे पास में जो दूसरी सीट थी उसके लिए हम लोगों ने श्रीमान सुभाष जी का समर्थन किया है। हमारे 30 के 30 पार्टी के सदस्य वो सुभाष जी का समर्थन करेंगे। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी ने नामांकन भरे। इससे पहले तीनों प्रत्याशी पीसीसी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस 3 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। गहलोत ने 5वें प्रत्याशी के रूप में सुभाष चंद्रा के मैदान के सवाल पर कहा कि बीजेपी नेताओं ने 15 साल पहले भी इन्होंने ऐसा काम किया था। इस बार चंद्रा को खड़ा कर दिया। ये हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। पहले सरकार गिराने की कोशिश कर चुके हैं। विधायकों को पहली किस्त के रूप में 10-10 करोड़ के ऑफर किए, लेकिन विधायक नहीं बिके। इस बार भी नहीं बिकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशियों के बाहरी होने के सवाल पर कहा कि बाहरी प्रत्याशी का कोई मुद्दा नहीं है। हाईकमान के फैसले पर मुहर लगाने वाले लोग हमारे साथ हैं। इन्हें इनके हाईकमान का फैसला महंगा पड़ेगा। हम तीनों सीटें जीतेंगे। सीएम ने इस दौरान विक्ट्री साइन भी दिखाया। तमाम एकजुट रहेंगे और हमारे 3 उम्मीदवार जीतेंगे, मैं कह सकता हूँ। सर बाहरी के भड़काने का काम करेंगे, ऑफर करेंगे, लोग लालच देंगे। 3 सीटें हम जीतेंगे, 3 हम जीतेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारा कुनबा जो है, अगर सरकार बचा सकता है, 10 करोड़ पहली की स्थिति हो तो 25 करोड़ 35 करोड़ की बात हो रही थी मध्य प्रदेश की तरह, तब जो नहीं बिके हों, इनके चक्कर में नहीं आए हों, इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा। बहरहाल भाजपा के अपने दावे हैं, जबकि कांग्रेस तीनों प्रत्याशियों के जीतने का दम भर रही है। लेकिन सुभाष चंद्रा के राजस्थान से राज्यसभा के उम्मीदवार बनने से एक बार फिर हरियाणा के पेन चेंज कांड की यादें ताजा हो गई है। वर्ष 2016 में हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने निर्दलीय के तौर पर सुभाष चंद्रा को बाहर से समर्थन किया था। कांग्रेस और इनेलो ने आरके आनंद को उम्मीदवार बनाया। संख्या बल सुभाष चंद्रा के पक्ष में नहीं था, लेकिन 14 कांग्रेस विधायकों के वोट गलत पेन यूज करने की वजह से रद्द हो गए और सुभाष चंद्रा चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। राजस्थान में तस्वीर साफ हो चुकी है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी के साथ ही सुभाष चंद्रा को समर्थन देकर के चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब उसके बाद, क्योंकि नामांकन का आखिरी तारीख, उस दिन सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और अब ये कहा जा सकता है कि मतदान होगा, क्योंकि चंद्रा वापस लेंगे नहीं। भाजपा ने साफ कर दिया है कि एक रणनीति हमारी है और उसके तहत हमने चुनाव लड़ाया है। हमें भरोसा है कि हमारे समर्थित उम्मीदवार जीतेंगे। उधर तीनों कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है और सियासत के दिग्गज सभी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, पार्टी अध्यक्ष रहे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। दोनों ओर से ही ये कहा जा रहा है कि जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन जीत का आधार संख्या बल होता है। बात बीजेपी को लेकर के है कि बीजेपी संख्या बल कैसे जुटा पाएगी। एक बात तो ये आ रही है कि अंतरात्मा की आवाज पर हमें भरोसा है कि मतदान होगा। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ
ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक जुड़े हुए हैं। भाजपा से नीता बघेल जी हैं, कांग्रेस से रामनारायण मीणा साहब हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, क्या लगता है आपको, अब मतदान की डेट तो है ही, उसके साथ में प्रत्याशियों की तस्वीर भी साफ हो चुकी है, अब बस मतदान होना है। एक चांस 3 तारीख का लगता है, लेकिन उसमें मुझे कोई संभावनाएं दिखाई नहीं देती हैं कि कोई नामांकन वापस लेगा। लिहाजा मतदान होना तय है और 10 तारीख को इवनिंग में पता चल पाएगा कि क्या पोजीशन है। हालांकि मतदान के दरमियान ही स्थिति का अंदाजा लग जाता है। तो क्या समझा ये जा रहा था कि जिस तरह की नाराजगी है कांग्रेस पार्टी के अंदर और जहां कहीं से फूट फूट के बातें आई है, उनसे अंदाज लगाया जा रहा था कि सब कांग्रेस में शायद बड़ा भारी डेविएशन होगा, ऐसा कुछ लग रहा था, ऐसा प्रचारित हो रहा था। और कुछ बड़े जिम्मेदार लोगों ने जिस तरह के ट्वीट किए, उनसे एहसास होने लगा था। इसी को देख करके मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने अपनी रणनीति को बदला। मेरा ख्याल है कि पहले तो यही था कि घनश्याम तिवाड़ी जो है वो लड़ेंगे और उनको सहज रूप से राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। जो सरप्लस वोट हैं उनके बारे में कोई उनकी उपयोगिता समझ में नहीं आ रही थी कि उनका क्या किया जा सकता है, वो एक बात थी। इतने में ही सुभाष चंद्रा साहब जो आए हैं, उन्होंने जो बात कही उसके हिसाब से लगा कि पहले तो निर्दलीय बने, फिर वो बीजेपी बन गए, जबकि वो बीजेपी के ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, सारा स्पष्ट रूप से है। तो 41 वोट चाहिए। कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके पास में 126 हैं, गिनती में तो निश्चित रूप से 123 बनते ही हैं। अब वो उनमें से ये नाराजगी के स्वर जब दिखे तो बीजेपी को लगा कि निश्चित रूप से इनमें से इधर उधर कुछ होगा। और वो एलिगेशन भी लगाया, मुख्यमंत्री बोले भी है ये सारी बातें कि साहब यहाँ का सारा वो माहौल बदल रहा है, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की, वो सब किस्सा उन्होंने सब बताया है सारा। लेकिन मुझे लगता ये है कि एक अपेक्षा थी, मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व राजस्थान में है वो संघ दीक्षित नेतृत्व है। सतीश पूनिया जिनको रिप्रेजेंट करते हैं और घनश्याम चतुर्वेदी की एंट्री और घनश्याम तिवाड़ी की एंट्री और वो जिस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो मुझे लगा कि गोविंदाचार्य का चाल चरित्र चेहरे वाला जो एक जुमला था, जो बड़ा प्रभावी रूप से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में कामयाब हुआ, वो शायद बरकरार रहेगा। लेकिन सारी दिन भर की कवायद देख करके वो जो पॉलिटिकल मोरालिटी का एक दृश्य जो होना चाहिए वो नष्ट हो गया। अब पॉलिटिकल मोरालिटी का नहीं है, अब तो निश्चित रूप से सेंधमारी का दृश्य बन रहा है कि बीजेपी के जो सरप्लस थे उनको उनमें से कुछ हासिल कर लिया जाए और जो हमारे पास में है उनको रोक लिया जाए और कुछ टूट के ना चला जाए। तो ये सब रणनीतियां अब स्थापित होंगी, जो शायद सुबह 10 बजे तक तो था नहीं, बाद में ये सब दृश्य बना है और अब लगता है कि सब कुछ बांध के रखना पड़ेगा। रामनारायण जी बैठे हैं, कांग्रेस को अपना बांध के रखना पड़ेगा और बघेल जी बैठी हैं, बीजेपी का अपने हिसाब से बांधेंगे और तोड़ेंगे। यानी जो निर्दलीय स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं, उनमें से भी तोड़ने का सिलसिला हो सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज बटी उनमें दो तो बड़ा स्पष्ट ये लगता है। ओम जी, मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। मैं जरा बीजेपी और कांग्रेस से इनका आधार जरूर जानना चाहूंगा। अनिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। 82 आप लोगों को मेंबर चाहिए असेंबली के जो आपको वोट कास्ट कर सकें, तब आपके दोनों कैंडिडेट जीतने हैं। आपके पास में 70 बने हैं, 3 आप जैसे दावा कर रहे हैं कि आरएलपी हमारे साथ में, हमारे सहयोगी, हमारी बात हो चुकी है उनसे। उसके बाद 8 मत और चाहिए आपको, वो कैसे मिलेंगे? यदुवेंद्र जी, जैसे ओम सैनी जी बता रहे थे, है ना, भारतीय जनता पार्टी के ओर से घनश्याम तिवाड़ी जी स्पष्ट रूप से प्रथम वरीयता वाले हमारे प्रत्याशी हैं और सुभाष चंद्रा जी बीजेपी के समर्थन से उन्होंने फॉर्म भरा है और वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने फॉर्म फिल किया है। तो आप देखिए, अभी जिस तरह से कांग्रेस में अंतर्द्वंद है, और ये सिर्फ प्रचारित नहीं हो रहा ओम सैनी जी, ये वास्तविकता है, ये मीडिया के द्वारा प्रचारित नहीं है कोई चीज कि कांग्रेस में अंतर्द्वंद है। वास्तव में कांग्रेस में अंतर्द्वंद है। जिस प्रकार से संजय हुड्डा जी ने ट्वीट किया, पवन खेड़ा जी ने ट्वीट किया और उसके पास में एक लंबी श्रृंखला चली। विधायकों में भी ये रोष है कि स्थानीय प्रत्याशी क्यों नहीं है। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, जबकि 13 विधायक निर्दलीय हैं, स्पष्ट रूप से किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट है।
उन इंडिपेंडेंट में कुछ विधायक हो सकते हैं कि कांग्रेस की विचार से हो, कांग्रेस की विचारधारा से हैं और वो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, संयम लोढ़ा जी, बाबूलाल जी नागर, महादेव जी खंडेला, है ना, ये एक अलग विषय है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के विचार से हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में किसी न किसी पद पर रहे, पदाधिकारी रहे और वो अभी निर्दलीय के रूप में जीत करके आए हैं। आरएलपी की बात की जा चुकी है ओम सैनी जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 8 कांग्रेस को जिस तरह से आवश्यकता है उससे कम सदस्य, क्योंकि देखिए चुनाव है तो और चुनाव में गिनती का गणित होता है ना, काउंटिंग होती है, हेड्स गिने जाते हैं। तो बीजेपी को 8 विधायकों की जरूरत है, या यूं कहें कि सुभाष चंद्रा जी को जीतने के लिए सिर्फ 8 एमएलए की जरूरत है, 8 मत की जरूरत है, जबकि कांग्रेस को इससे ज्यादा मतों की जरूरत है। और जिस तरह से उस पार्टी में बिखराव है, अंतर्द्वंद है, कल की ही घटना ले ली, जिस तरह से गहलोत साहब ने मीटिंग बुलाई और लोग वहां नहीं पहुंचे, ये तो कहा गया कि व्यस्तता के कारण से या तुरंत समाचार मिले इस कारण से नहीं पहुंच पाए, पर निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद है ही। और जो विधायक निर्दलीय हैं, मैं तो कांग्रेस की बात ही नहीं कर रही हूँ, पिछली बार भी सीपीआई ने वोट नहीं देने का तय किया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक वोट डला, एक वोट नहीं डला। तो बीटीपी ने जिस प्रकार से बात कही है कि आदिवासी कैंडिडेट होना चाहिए, जबकि आदिवासी छोड़ पूरा राजस्थान से ही कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बीटीपी का वोट कहाँ जाने वाला है ना, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसी प्रकार से जो 13 निर्दलीय हैं उनका वोट कहाँ जाने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, ये तो 13 निर्दलीय के लिए कांग्रेस साहब कह रही है कि वो हमारे साथ में है, कह रही है ना, पर अभी तो वक्त बाकी है। 10 तारीख को वोटिंग होने वाली है, 10 तारीख को वोटिंग होगी तब पता पड़ेगा कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। जबकि पहले भी ये कहा गया था कि 13 निर्दलीय उनके साथ है, लेकिन 13 निर्दलियों को पहले किस रूप में उन्होंने साथ में लिया, किसी को मंत्री बनाने का पद लेकर के, किसी को और किसी बात का लालच देकर के उनको साथ रखा गया। लेकिन अब तो समय व्यतीत हो गया, अब तो एक साल बचा है चुनाव में, तो 13 निर्दलीय वास्तव में उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये चलिए मैं रामनारायण जी से जवाब दिलवाता हूँ एक बार में। रामनारायण जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि 123, हालांकि आपको चाहिए जीत के लिए 126 का आप लोग दावा कर रहे हैं, तो भरोसा है सब पर जो आपके साथ हैं? अनिता जी कह रही हैं कि ये तो दावा है, वक्त अभी बाकी है। ये तो दावा है, ये भाषा से पहले से बोलते आए हैं और पहले भी इन्होंने कहा था कि हम इतने जीतेंगे, वो बात नहीं है। प्रश्न ये है कि ये जो सुभाष चंद्र आए हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, और ये हॉर्स ट्रेडिंग के लिए आए हैं कि ईमानदारी से आए हैं या किसान, गांव के किसान हैं। बीजेपी का कल्चर, में आपके इसके स्टार्ट होने के पहले कह रहा था, इंदिरा जी ने नेहरू जी ने देश की संपत्तियां बनाई, वो कहाँ जा रही है, किन लोगों के पास जा रही है, गरीब के पास तो नहीं जा रही। तो पैसा जो फ्लो हो रहा है, मैं उसको करप्शन का नहीं कहूंगा, वो ईमानदारी की, बेईमानी की बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वास्तव में देश की संपत्तियां कहाँ जा रही है, उस पैसे का कहाँ दुरुपयोग होगा, सदुपयोग होगा। तो ये बीजेपी जिस तरह का खेल कर रही है, लेकिन जो मेंबर्स कांग्रेस के साथ हैं वो टूटने वाले नहीं हैं। और 123 वोटों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कांग्रेस के पास 126 वोट है। वो पहले भी हमने दिखा दिया है, जब मनमोहन सिंह जी जीते थे। ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, अभी सिंह की गाड़ियां दौड़ने लग गई, एक एमएलए के पास जाने लग गए, ऐसा करेक्टर किसी पार्टी। आपसे मुलाकात हुई किसी की? नहीं, मेरे से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो समाचार मिलते हैं और जो समाचार मिले, भैरव सिंह जी के टाइम पे भी इन्होंने मोदी को उतारा था, भैरव सिंह जी के टाइम पे भी आपके संजय डालमी आए थे, आपको पता है, उस टाइम भी भैरव सिंह जी अपना ही मित्र थे, वो उन्हीं के मित्र थे मोदी जी। तो वो जिस तरह से वो साथ लाए, ये पूंजीपतियों का खेल जो हो रहा है, कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट उस लाइन में नहीं है, पैसा बांटने की लाइन में नहीं है। इसलिए आप ये मानिए, फिर भी कांग्रेस के एक वोट सुरक्षित है, एक भी वोट जाने वाला नहीं है। जहाँ तक देरी के लिए कहा भी माननीय अनिता जी ने कहा, मेरे पास 12:30 बजे 1 बजे जब मैं खेत पे था, टेलीफोन गया, वहां से घर आया, खाना खाया, मैं खुद 8 बजे पहुंचा था। इसका मतलब ये है क्या कि भाई अब मैं मीटिंग में नहीं था, मीटिंग 5 बजे का अनाउंस किया, फिर 4 बजे का अनाउंस किया, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी साफ बात है कि 3 सीट कांग्रेस जीत रही है। हॉर्स ट्रेडिंग का कितना असर पड़ता है नहीं पड़ता, बात की बात है नेताजी, इसलिए आपको मुबारक हो हॉर्स ट्रेडिंग।
देश की संपत्ति मैं बेचना मैं कारोबार जवाब देना चाहूंगी। तो राम नाईक जी, आप दीजिए, लेकिन कृपा करके ये परिपाटी बीजेपी को संस्कारित पार्टी अपने आप को बताती है, ये सब संस्कार मत बताइए और ईमानदारी से वोटिंग का आदर करें। रामनारायण जी, लेकिन अंतरात्मा की आवाज की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको क्यों लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी? अनीता जी कह रही हैं, पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं। जगवेल जी, आप बिल्कुल सही टाइम आए और अनीता जी भी इस बात की है। हाँ, आप जवाब दे आप दे देना, आप दे देना, आप जवाब मेरी एक लाइन जवाब देना चाहूंगी। अनीता जी एक लाइन कुछ बोल रहे हैं, एक लाइन कुछ कहना चाह रहे हैं, रामनारायण जी एक लाइन कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ, अंतरात्मा की आवाज किसी पार्टी में नहीं होती, व्यक्ति में होती है। घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस में है, अब मानो आप, तो ये बीजेपी वालों में अंतरात्मा की आवाज बोलेगी और वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, ये मान के चलिए आप। जी मैं यदुवेल जी, मैं रामनारायण जी की बात का जवाब देना चाह रही हूँ। पहले तो आपने ये प्रश्न किया कि सुभाष चंद्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुभाष चंद्रा जी इसी राजस्थान के रहने वाले हैं। शेखावाटी के नागरिक हैं। शेखावाटी उनका पैतृक, शेखावाटी में उनका पैतृक गांव है। वो विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से राजस्थान के हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। वो बिजनेस पर्पज से हरियाणा जा सकते हैं। राजस्थानी तो पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस पर्पज से जाते रहे हैं, इसलिए ये आपकी जानकारी मैं करेक्ट करना चाहूंगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात जो आपने कही है, मैं ये बात कह रही हूँ कि ये कांग्रेस के जब पहले जीत के आए थे, सरकार जब कांग्रेस ने बनाई थी तो 99 विधायक थे, फिर एक रामगढ़ का चुनाव हुआ, 100 विधायक हो गए, फिर भी बहुमत के लिए 101 वोट होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी 13 विधायक आपके साथ गए हैं। तो क्या आपने हॉर्स ट्रेडिंग किया था क्या उनको साथ लेने के लिए? और जिस तरह से सचिन पायलट आपको छोड़ के गए और जो आपकी सरकार 2 महीने तक रही होटलों में, उस समय निर्दलीय विधायकों को आपने क्या हॉर्स ट्रेडिंग किया था, इसलिए वो आपके साथ थे? तो ये बात आप ना ही कहें तो अच्छा है, क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है इस सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार में, अशोक गहलोत के नेतृत्व में इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, ये सब जानते हैं और कांग्रेस के विधायक भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने बसपा के 6 विधायकों को उनकी पार्टी खत्म करके अपने शामिल कर लिया। ये कौन सी नैतिकता है कि वो जीत करके 6 विधायक बसपा के टिकट से आए और उसने उनकी पार्टी को खत्म करके आपने उनको अपने आप में शामिल कर लिया। उनकी सदस्यता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया, जो कोर्ट में केस चला, और फिर आप सब पूरा राजस्थान इस बात को जानता है। ओम सैनी जी भी इस बात को एग्री करेंगे। तो जो पार्टी खुद ये सब कारनामे कर चुकी है, 100 चूहे खा करके दिल्ली हज को चली है, दूसरों को शिक्षा दे रही है, तो आप शिक्षा ना ही दे तो ज्यादा अच्छा है। और मैं तो आपको कह रही हूँ कि आपको बीजेपी से ज्यादा विधायकों की जरूरत है। आपको 123 विधायकों की जरूरत है, जबकि आपके प्योरली जो कांग्रेस के अनीता जी एक सवाल है मेरा। अनीता जी एक सवाल है मेरा, कांग्रेस में अभी भी आपको लगता है किसी तरह की कोई फूट रहेगी? क्योंकि सचिन पायलट का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, सचिन पायलट ने खुद ने दावा किया है कि तीनों सीट जीतेंगे। कांग्रेस पे बीजेपी की जो नजरें हैं, निगाहें टिकी हुई हैं, वो बेबुनियाद हैं। एक भी हमारा विधायक नहीं टूट के जाएगा और तीनों सीट हम जीत करके आएंगे। मैं कांग्रेस के विधायकों की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो वो विधायकों की बात कर रही हूँ जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, उनकी बात कर रही हूँ। मैं तो कांग्रेस के विधायकों की बात ही नहीं करूंगी। मैं क्यों करूं कांग्रेस के विधायकों की बात? आप ले जाइए अपने कांग्रेस के विधायक, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, जो कांग्रेस बीटीपी का आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने आदिवासी राज्यसभा मेंबर भेजने की बात कही थी और इसी बात का विरोध था। तो ये विषय ले लीजिए आप आरएलपी के 3 विधायक हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। 13 विधायकों में से बहुत सारे विधायक निर्दलीय की बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ये चूंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो निर्दलीय है। सुभाष चंद्रा जी ने निर्दलीय फॉर्म भराया, सब बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय फॉर्म भराया, इसलिए वो भी निर्दलीय जीते हैं और ये भी निर्दलीय। तो कोई निर्दलीय के साथ जाए तो इसमें क्या बुराई है? चलिए ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। सुभाष चंद्रा को बीजेपी ने सिंबल नहीं देकर के इंडिपेंडेंट उतारा, एक चतुर रणनीति का हिस्सा कह सकते हैं इसको। उसकी वजह यह है कि अगर बीजेपी से होंगे तो हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेज हों, दूसरे लोग ना आए। इंडिपेंडेंट में चारों दरवाजे खुले होते हैं, तो एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि टिकट लेना भी नहीं चाह रहे होंगे और इन्होंने दिया भी नहीं। देखिए, मुझे लगता ये है कि इनको एन वक्त पे फैसला हुआ है, इससे पहले फैसला नहीं हुआ था। इनको ये अपने निर्दलीय लड़ने का सिलसिला तो बना नहीं सकते थे, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के
सांसद के रूप में विख्यात हैं और स्थापित हैं और लोकसभा राज्यसभा में इसी तरीके से बिहेव करते रहे, तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन और घनश्याम चतुर्वेदी जैसी शख्सियत के साथ में इनका जुड़ना तो कोई बात ही नहीं बनता है। जब घनश्याम तिवाड़ी जब मैदान में आ गए तो उसके बाद में बड़ा आश्वस्त हुए कि एक सही चरित्र है जो कि राज्यसभा को रिप्रेजेंट कर सकता है भारतीय जनता पार्टी को। उसके साथ में सतीश जी का चंद्रा का कोई जोड़ बनता नहीं है। ये दिल्ली का कोई आग्रह हो सकता है, अभी तक इसका खुलासा हुआ नहीं है, या ये जो सरप्लस वोट है वो इधर उधर ना हो, ये तक तो इनको खपाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन इनको टिकट देने की बात, इनको राजस्थान से उतारने की बात, क्योंकि हमने पहले भी संजय डालमिया, कमल मुरारका, मोदी, इन सबको देखा है। राजस्थान से जो लोग गए तो उसके पीछे एक पूरा एक समर्थन का सिलसिला बहुत अलग किस्म का हुआ करता था। लेकिन अभी जो हो रहा है ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मॉरलिटी का जो एक स्वरूप बन रहा था घनश्याम तिवाड़ी के नाम के साथ में, भारतीय जनता पार्टी का वो इतिहास याद आ रहा था जो एक चाल चरित्र और चेहरा बदलने वाली पार्टी का होता है। और ऐसा ही रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में जा रहा था जो अपने दीनदयाल वाहिनी को जन्म देने के बाद में, कांग्रेस में जाने के बाद में फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में गया है। तो ऐसे में ये जोड़ बैठा नहीं। मुझे तो लगा ये था कि सब पॉलिटिकल मॉरलिटी फिर से स्टैब्लिश हो रही है, लेकिन अब लगता नहीं है। अब तो लग रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला निश्चित रूप से होगा। लेकिन हम जो एक बात मैं जानना चाहूंगा घनश्याम तिवाड़ी पे, मैं एक ये और बता दूं आपको कि ये जो इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वो है लोग हैं जिनको कांग्रेस से के टिकट से वंचित रहे हैं। तो बेसिकली वो कांग्रेस के ही लोग हैं जो कि सत्ता के साथ में तत्काल जुड़ गए, चाहे वो संयम लोढ़ा हो चाहे दूसरे लोग हों। ये ओम जी दो बातें। घनश्याम तिवाड़ी जी को टिकट देकर के बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि पुराना कार्यकर्ता, घर वापसी का बड़ा जो सिलसिला चलता है कि पुराना कार्यकर्ता अगर छोड़ गया, जिनका अपना एक वजूद रहा है, उनकी वापसी, कई कार्यकर्ताओं बड़ा मैसेज दिया जा सकता है। एक तो ये, दूसरा कांग्रेस को लेकर के बार बार विपक्ष इस बात को लेकर के घेर रहा है कि इनमें से एक भी कैंडिडेट राजस्थान का नहीं है। क्या राजस्थान में ऐसे कोई नेता नहीं थे जिन्हें टिकट दिया जाए? ये बीजेपी का आरोप है कांग्रेस पे। और ये मैं एक आपसे सवाल जानना चाह रहा हूँ योगेंद्र जी, ये बता दूं कि इसका मतलब ये है कि राजस्थान की राजनीति के डेवलपमेंट से भारतीय जनता पार्टी के लोग निगाह नहीं डाल रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चेयरमैन जो है सोनिया गांधी, उन्होंने कहा कि आपको त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा। उदयपुर चिंतन शिविर इसीलिए हुआ कि हमारी हालत कैसे बिगड़ रही है, इसको कैसे ठीक किया जाए, कांग्रेस को कैसे स्थापित किया जाए, ये सारी बातें का फैसला हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर रीजनलिज्म में या क्षेत्रीयवाद में या अपने विधानसभा के क्षेत्र में अटके रहने की बात करता है तो उतने बड़े दिल की बात नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी जब एकजुट होना चाहती है, अपने आप को स्थापित करना चाहती है, राष्ट्रीय स्तर पर बताना चाहती है, और एल्डर्स हाउस में जो लोग जाने चाहिए, एल्डर्स हाउस में वो ही जा सकते हैं जिनमें क्षमता हो कि अपनी पार्टी के बारे में पूरी समझ के साथ में अपनी बात कर सकें, आप जिस क्षेत्र से गए उसकी बात कर सकें। तो एल्डर्स हाउस बच्चों के लिए नहीं है कि नादान बच्चों को आपने भेज दिया जो कुछ बोलते नहीं है, बैठे हुए हैं। घनश्याम तिवाड़ी जी पे बीजेपी ने जो भरोसा किया है, क्योंकि कद्दावर नेता है पार्टी के, 1980 जब बीजेपी को स्थापित किया गया उस वक्त के सदस्य हैं, वो 6 बार विधायक रह चुके हैं, तो एक भरोसा करके कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश की है। निश्चित रूप से किए गए। मैं योगेंद्र जी बताना चाहता हूं कि दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। घनश्याम तिवाड़ी अगर भारतीय जनता पार्टी से बाहर भी आए तो दीनदयाल जी की फिलोसफी के बेसिस पे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उसके बाद में उन्होंने जो जोखिम उठाया, जो उस वक्त की सरकार के प्रमुख थी और जिनके ऊपर जो तथ्यात्मक सारे दस्तावेज पेश किए विधानसभा के अंदर, जिनको हम लोगों ने छापा है, देखा है, तो एक ऑनेस्ट आदमी को जिस तरीके, और इतना आहत होने के बाद में वो आदमी कांग्रेस की तरफ जाता है, फिर पुनः वापस अपने ही क्षेत्र में लौट आता है, तो उसकी कमिटमेंट से आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। आहत होने का एक सीन है। और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के लोगों को अब उठाना चाहती है या उठ रहे हैं या जरूरत महसूस हो रही है, उसमें संघ दीक्षित कमिटेड लोग चाहिए, ऐसा उनको लगता है शायद। और शायद राजस्थान से इसकी शुरुआत होने जा रही है कि घनश्याम तिवाड़ी जो है एक राज्यसभा के अंदर मेंबर की हैसियत से पहुंचेंगे। और साथ साथ में मुझे लगता है, मैं ये महसूस करता हूं कि राजस्थान का दर्द जितनी खूबसूरती से घनश्याम तिवाड़ी कह सकते हैं, वो नहीं मानेंगे उन सारी बंदिशों को जो लोकसभा के सांसदों ने स्वीकार की हुई है और खामोश रहते हैं, वो चिंता ही नहीं करते। तो ऐसा ही आदमी चाहिए वहां पर। जी देखिए, घनश्याम तिवाड़ी एक बड़ा दाव खेला है बीजेपी ने भरोसा करके,
उसकी वजह यह है कि हाल ही में जब जयपुर में 3 दिवसीय कार्य समिति की बैठक हुई थी बीजेपी की, उसमें तय किया गया था कि पार्लियामेंट में कोई रेयर मामला कोई होगा तो उसमें कहीं राहत दी जाएगी। 70 साल से ज्यादा के व्यक्ति को कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। घनश्याम तिवारी 74+ हैं, वो 75 के होने वाले हैं, और जब तक उनका कार्यकाल होगा, जब तक 81 के होंगे वो, तो इस लिहाज से कोई ना कोई एक बड़ी वजह है कि घनश्याम तिवारी पे एक इतना भरोसा किया है पार्टी आलाकमान ने भी, पार्टी के नेतृत्व ने भी, कि इन पे दाव खेला जा सकता है। ब्राह्मण कार्ड एक वजह हो सकती है, संघ एक कार्ड हो सकता है कि उन्होंने कभी भी संघ से हमेशा टच में रहे हैं। खैर जो भी है, लेकिन एक बड़ा भरोसा मैं इसको कह सकता हूँ। रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा। रामनारायण जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बात, ये बात ठीक है कि जैसे ओम जी ने कहा कि सोनिया गांधी ने साफ कहा कि अब त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए, कांग्रेस का ऋण चुकाने का वक्त है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती का रास्ता ही यही होगा। तो ये जो आला कमान के एक नसीहत जो थी, उसकी वजह से कहें कि चारों तरफ खामोशी है, क्योंकि संयम लोढ़ा सवाल खड़ा कर सकते हैं, वो पार्टी से बाहर हैं, निर्दलीय हैं, बेशक समर्थन आपको दिया हुआ होगा। तो कांग्रेस में कहीं आड़े तो नहीं आ रही ये बात है कि बाहरी कैंडिडेट्स को मौका दिया गया और हमें मौका नहीं मिला यहाँ से किसी को भी? देखिए जी, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। संयम लोढ़ा ये सही है, निर्दलीय, लेकिन वो कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करते हैं, और उसके बाद उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि मैं कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दूंगा। तो ये ख्याल और ख्यास है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। दूसरी बात, बाहरी कैंडिडेट की बात आप कर रहे हो, बाहरी ये परिस्थितियां जो देश में बन रही है, कांग्रेस चाहती है देश सुरक्षित रहे। अब कहने को तो बीजेपी कहती है कि हम ही कश्मीर को आजाद कराएंगे, नेहरू जी ने 2/3 कश्मीर ले लिया, 1/3 कश्मीर शायद पता नहीं 10-20 पीढ़ी तक ऐसी भाषा बोलते रहेंगे। इससे प्रश्न ये उठता है कि इस तरह की भाषा बोलने वालों को, देश को कमजोर करने वालों को किस तरह से जवाब दिया जाए, ये सेंट्रल लीडरशिप को डिपेंड करता है। और सेंट्रल लीडरशिप का प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी का भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने टिकट दिया है, घनश्याम तिवारी जी पार्टी छोड़ के गए थे, यहाँ भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने टिकट दिया है। और इन परिस्थितियों में स्पोक्समैन और दिल्ली में बैठ के कौन नेशनल लेवल पे लड़ सकता है? प्रश्न ये नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करने वाले बाहरी की बात करते, ये एक तरफ तो अफगानिस्तान को भी अखंड भारत का वो मानते हैं। अभी एक अफगानिस्तान को कब मिलाएंगे मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता, लेकिन ये परिस्थितियां हैं। और एक भी 2 आदमी ने कह दिया, एक माननीय से भरत सिंह जी ने कहा, लेकिन भरत सिंह जी ने ये जरूर कहा है, ये हिंट दिया है कि वो हमसे मिले, ऐसा नहीं हो जाए जो नहीं मिले। उनका कहने का मतलब ये नहीं था वो बाहरी का, उनका सेंट्रल लीडरशिप पे, नेतृत्व के ऊपर पूरा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। उस चिट्ठी को आप दोबारा पढ़िए। और सैम लोढ़ा जी की भाषा बाहरी है, ये उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो पार्टी के सदस्य नहीं है और जब मीटिंग होगी तो वो कहेंगे तो शायद अब दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। मन की बात निकल गई तो वो चीज नहीं है। इसलिए मैं अनिता जी से करूंगा कि अनिता जी, आप संस्कारित पार्टी को संस्कारित ही बनाए रखिए और स्टेडियम में मत डालिए। कृपा करके देश में, इस देश की राजनीति को दूषित न हो, ये अनिता जी कर सकती है। आप दबाव डालिए प्रधानमंत्री के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर, कि वो राजनीति खत्म करें। सोनिया गांधी पर दबाव डालिए। बिल्कुल सोनिया गांधी पर दबाव डालो। सोनिया गांधी सही लीडरशिप दे रही है। चिंता शिविर में त्याग की बात करी है और राष्ट्रीय नेतृत्व पर जो लोग हैं वही हम कर रहे थे आज तक लिया। तो क्या राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के लोग नहीं है क्या, जो नेशनलिज्म की बात कर सके, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बात कर सके? राजस्थान के 7 करोड़ लोगों में से एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिला जो नेशनलिज्म की बात कर सके, नेशनल राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर सके। सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी और यही लोग नेशनल की बात करेंगे क्या? ये मेरा आपसे प्रश्न है। दूसरी बात, रामनारायण जी मीणा जी को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप जिस बात की बात कर रहे हैं ना, कि अफगानिस्तान को मिलाने की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू चाहते तो उस समय कश्मीर का पीए को कश्मीर में ही होता। धारा 370 तो हटाइए ना, हटाइए, भूलो मत। ये आपकी गलतियों के कारण से 70 सालों तक देश जलता रहा, 70 सालों तक कश्मीर जलता रहा। और यही आपको दर्द यही है कि मोदी जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने बड़े मुद्दों को इतनी आसानी से सुलझा रहे हैं, और उस वजह से आपको लगता है कि हमारी पार्टी कहीं पीछे जा रही है। पर मैं ओम सैनी जी आपको ये निवेदन करना चाहूंगी कि आपके मुख से ये बातें शोभा नहीं देती है कि सोनिया गांधी ने इसलिए निर्णय लिया क्योंकि उनको
अपर सदन में कुछ अच्छे विशेष प्रकार के लोग चाहिए जो देश के लिए नहीं पार्टी के लिए काम करते हो। आपने गजब बात कही है, देश के मुद्दों पर बात करने वाले जाए तो ठीक बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाले, कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने वाले, कांग्रेस के लिए मेहनत करने वाले लोगों को भेजा जाता है। ये आपने ये परिभाषा जो दी है, मैं इससे समझ नहीं पा रही हूँ, क्या पता मेरे में मैंने तो कोई परिभाषा नहीं की कौशल कम हो, पता नहीं आप किस दिशा पर ये बात बोल गए, पर आपने ये बोला है मुझे समझ नहीं आया कि किस दृष्टि से। अनिता जी, मैंने कोई परिभाषा नहीं दी। आपने दिया है सर, मैं बताता हूँ, अगर वक्त देंगे तो बताता हूँ। पर मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपसे कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र में परंपराएं स्थापित की है ना, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो और चाहे उसके बाद के लोग हो, वो परंपराओं को मिटाने में, जो गलत परंपराएं आपने स्थापित की, उन परंपराओं को मिटाने में समय लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाल चरित्र की बात करती आई है और वो चाल चरित्र की बात पर अडिग है, कायम है और करती रहेगी। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि ये चुनाव जो है उसमें किस तरह से, मैंने कहा हमने बात नहीं करी, बाहरी व्यक्ति की बात बीजेपी के लोगों ने नहीं की है, बाहरी व्यक्ति की बात स्वयं कांग्रेस के समर्थित लोगों ने की है, चाहे वो संजय लोढ़ा जी हो और चाहे वो भरत सिंह जी हो। तो इसलिए बात आ रही है। अनिता जी, उसी में संभावनाएं तलाश रही है बीजेपी ना, इनके कमेंट्स हैं, नाराजगी है, उसी में हम उसमें संभावना क्यों तलाश रहे हैं? हमारे खुद के 71 वोट है, 3 आरएलपी के वोट है, तो ऐसे करके हमारे पास 75 वोट तो नहीं, और हमें सिर्फ 8 वोटों की जरूरत है। तो वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस में संभावनाएं नहीं तलाश रही है। बिल्कुल 8 को लगता है कि निर्दलीय जो अभी अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालेंगे आप लोगों को। देखिए, निर्दलीय जीते हैं ना, खुद भी निर्दलीय जीते हैं ना, कांग्रेस के लोग थे। आप जैसे रामनारायण की मीणा जी ने कहा कि संयम लोढ़ा कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं, महादेव सिंह खंडेला कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं, बाबू सिंह लाल जी नागर कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो कांग्रेस को वोट देते हैं। ओम सैनी जी ने कहा ऐसे कई लोग बीजेपी की पृष्ठभूमि से भी तो आते हैं, वो भी अपना वोट दे सकते हैं। और दूसरी बात हम बताइए ना, विधायक अपनी मर्जी से वोट देना, वोट देने का राइट तो खुद की इच्छा का होता है, किसी का प्रेशर का थोड़ी होता है। अपनी अंतरात्मा से भी तो वोट दे सकते हैं, जरूरी। चलिए, समय कम है, रामनारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रामनारायण जी, अनिता जी रामनारायण जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। अनिता जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इंदिरा जी का नाम दिया। इंदिरा जी ने सिद्धांत साबित किए, देश को बहुत दिशा दी है। अनिता जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इंदिरा जी का नाम दिला करके पाकिस्तान को कमजोर करने में इंदिरा जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण में इंदिरा जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इंदिरा जी ने राज्यसभा पे लौटे, राज्यसभा आप पे अर्ज करता हूँ, इंदिरा जी की पार्टी के लोग आज भी हमें, मुझे गर्व है, इंदिरा जी ने पहला चुनाव मुझे लड़ाया, मुझे फक्र है। तो इंदिरा जी को याद करो, तो उनके सिद्धांत को याद करो। और यदि इंदिरा जी होती, आप कश्मीरी पंडितों को कहां तक जा सकोगे? आप तो उसको विड्रा कर लीजिए और योगेंद्र जी एक बात को स्पष्ट कर दें। जी ओम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय कम है, ओम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दो ही सेंटेंस बोलूंगा अनिता जी। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने संदर्भ दिया था कि कांग्रेस पार्टी का जो चिंतन सवर हुआ, उससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पारित किया जिसमें था कि साहब अब पार्टी का ऋण चुकाने का वक्त आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि इस संदर्भ में देखिए कि जो परिवर्तन आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, कि वो 3 लोग जो जिनका राजस्थान से कोई ताल्लुक उस तरीके से नहीं है, वो अपनी पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं, ये उनका दावा, इसीलिए उनको यहाँ से लड़ा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि साहब मैंने कोई दूसरी परिभाषा नहीं दी, मैंने तो उन संदर्भों को उल्लेख किया था। आपने बीजेपी को जवाब देने के लिए तीनों कैंडिडेट बहुत जरूरी है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तो चलिए, नामांकन का काम पूरा हो चुका है। 3 तारीख तक हमें वेट करना होगा, क्योंकि स्क्रूटनी होगी, उसके बाद नाम वापस लेंगे। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन बच्चों का खेल नहीं है, और बड़ी तरीके से, बड़े सलीके के साथ में, बड़े टेक्निकल तरीके से विधिवेताओं ने फॉर्म भरे हैं, तो मुझे लगता नहीं किसी का खारिज होगा। और नामांकन वापस लेने की संभावना भी काफी कम दिखाई देती हैं कि कोई वापस लेगा। ऐसे में साफ है कि 10 तारीख को चुनाव होगा। मतदान के तुरंत बाद इस वक्त हम आप लोगों को तस्वीरें पेश कर रहे होंगे कि कौन जीता कौन हारा। दोपहर में ही वो रुझान साफ आ जाएंगे। एग्जिट पोल जैसी कोई बात होती नहीं है, क्योंकि 2 घंटे का मामला होता है, लेकिन
तस्वीरें कुछ उस वक्त बयां कर चुकी होती हैं कि किस वेग के साथ में किस दिशा में हवा जा रही है। तो इंतजार करना होगा। बीजेपी को भरोसा है कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट मिलेगा। कांग्रेस को भरोसा है कि जो लोग हमारे साथ हैं वो डटे हुए हैं, हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब ये देखना होगा कि 10 तारीख को खतरा और भरोसा कितना कायम रह पाता है। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।